नमस्कार। विकास दुबे का मैटर मीडिया में लगभग ख़त्म हो चुका है और कोर्ट में कुछ पिटिशंस अभी ऑन है। मैंने भी विकास दुबे के एनकाउंटर का विरोध किया था, बट लोगों ने मुझे काफ़ी कर्ज किया। इसके लिए मैं गलत नहीं मानता हूँ, ना ही मैं बुरा मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी उनके जैसा ही करता, मतलब रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का समर्थन करता। बट चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ तो मुझे रिफॉर्मेटिव थ्योरी का समर्थन करना पड़ेगा और मेरी नज़र में कानून ही सर्वोपरि है। अब कानून का लंगड़ा टेढ़ा या ढीला होना ये एक अलग चर्चा का विषय है। खैर छोड़िए। इसी बीच मेरे पास एक मांग आई है जिसे मैं ज़रूर भरूंगा कि भैया मनु शर्मा की स्टोरी सुनाइए। मनु शर्मा की स्टोरी मीन्स मैं बेसिकली स्टोरी नहीं सुनाता हूँ, मैं आप लोगों को लीगली अवेयर करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग उसको सुन सकें, इसलिए उसमें इंटरेस्टिंग शो करने के लिए एक लीगल केस या किस्सा जोड़ देता हूँ। और आप लोगों को ये सुनना भी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड आपको जानना मस्ट है, मैंडेटरी है। वो कहीं एक्सक्यूजेबल नहीं है कि आपको लॉ नहीं पता है। ठीक है सर। इसी तरीके से जेसिका लाल जो मर्डर केस है, इससे मैंने एक लीगल टॉपिक उठाया है और वो है उम्र कैद क्या होती है, आजीवन कारावास। इसको लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है ये अपने आप में, इवन लीगल सोसाइटी में भी। और जो रिसर्च मैंने आज की है और मैं जो बता रहा हूँ अभी आपको, लॉयर्स तो जानते ही होंगे, लॉ स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको सुनिएगा प्लीज़। तो आजीवन कारावास का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। मतलब जब तक कैदी जिंदा है तब तक कैदी जो है जेल में रहेगा, टिल हिज लास्ट ब्रेथ। अब इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो भ्रांतियां हैं वो ये हैं कि एक तो जो मेरे सामने आई हैं अभी तक, कि जी 14 साल पे जो जेल काट लेता है उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, या 14 साल काट लेने के बाद जेल में वो सज़ा ख़त्म होने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा नहीं है भैया। सेक्शन 55 आईपीसी का ये कहता है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपको, मैं इसको ना सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर मीन्स कि अपराधी की सम्मति के बिना उसकी सजा को कम कर सकेगी, लेकिन कम से कम 14 वर्ष कैदी के जेल में काट लेने के बाद। उसको 14 साल तो जेल में रहना ही रहना है, उसके बाद जेल से उसको कैसे निकलना है ये उसका अधिकार नहीं है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अपनी विल है। अब उसका प्रोसीजर जो है वो कैसे उसको निकलना है ये मैं बताऊंगा, अभी मनु शर्मा के किस्से में सुन लीजिएगा, आप उसको समझ लीजिएगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि 20, ये आईपीसी में लिखा हुआ है कि 20 साल की सजा अगर हो जाएगी तो वो उम्र कैद खत्म हो जाएगी। कंफ्यूजिंग है सेक्शन, अभी बताता हूँ सेक्शन में क्या है, और उस सेक्शन को ना ठीक से समझिएगा, यही रहना बहुत टेक्निकल है। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, सेक्शन 57 है आईपीसी का। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। तो सर सेक्शन 57 जो है वो ये कहता है कि पनिशमेंट के फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने पर उम्र कैद को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल है। इसका मतलब आप एग्जाम्पल से समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसको आप समझ जाओगे। देखिए जैसे 302 का पनिशमेंट डिफाइंड है, 302 में मर्डर का पनिशमेंट। इसी तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर का पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 307 में, वहां मेंशन्ड है कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होगा। इसी तरीके से बहुत सारे पनिशमेंट्स ऐसे हैं जिनके मेन ऑफेंसेस की सजा है आईपीसी में, बट उनका जो अटेम्प्ट है उनकी सजा आईपीसी में कहीं नहीं दी गई है। तो इन सब सेक्शंस, जो ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी सजा आईपीसी में नहीं दी गई है, उन सेक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया है आईपीसी में 511 511, जो
ये कहता है कि मेन ऑफेंस जो होगा उसमें जो सजा मेंशन्ड है, अटेम्प्ट की सजा उसकी आधी होगी। अब आप बोलोगे ऐसे कौन से सेक्शन है, तो सार्वभौमिक एक सेक्शन है 376 रेप, इसके अटेम्प्ट की सजा आईपीसी में कहीं नहीं दी गई है। अब चूंकि रेप की सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक है ब्रूटलिटी के हिसाब से, तो अगर किसी कैदी को, अगर किसी अपराधी को मेन कोर्स में मीन्स 376 में रेप का पनिशमेंट मिलता है उम्र कैद, तो उसके अटेम्प्ट के अपराधी को सजा तो मिलेगी 10 साल मिलेगी, 20 साल की आधी, सेक्शन 57 के हिसाब से। अब आते हैं जेसिका लाल मर्डर केस के ट्रायल पर। तो वो सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक मूवी है नो वन किल्ड जेसिका, वो देख लीजिएगा आप, वहाँ से ट्रायल समझ जाएंगे कि कितना ट्रायल गंदा था। बस मैं आपको उसमें इतना बता दूं कि जजमेंट में लोअर कोर्ट ने ये बोला था दिल्ली पुलिस को ऑफ रिकॉर्ड कि आप लोगों के दुष्कृत्य की वजह से हम इस केस में न्याय देने में अक्षम हैं, और ऑन द रिकॉर्ड ये बोला था कि इस इन्वेस्टिगेशन से किसी साजिश की बू आती है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वो बेसिकली अपराधी को बचाने के लिए की गई है। लेकिन हेड्स ऑफ द सिस्टर ऑफ जेसिका लाल, सबरीना लाल एंड मीडिया की उस दबाव में, मीडिया के दबाव की वजह से दिल्ली पुलिस को अपील फाइल करनी पड़ी, और अपील में हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्र कैद दी और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या मीडिया सभी केसेस में ऐसा करती है? नहीं, मीडिया सिर्फ इमोशंस कैश करती है और टीआरपी बढ़ाती है और पैसे बनाती है। मनु शर्मा की सजा खत्म करना कितना प्लान था, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको सुनिए। और ये किसी मीडिया चैनल में नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि मनु शर्मा के जो पिता हैं वो एक न्यूज़ चैनल के मालिक हैं, दूसरा एक होटल 5 स्टार होटल है पिकाडले, उसके मालिक हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरा चीज़ वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पूर्व राष्ट्रपति, उनके रिलेटिव हैं। अब मनु शर्मा की रिहाई की कहानी सुनिए। 20 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा उम्र कैद होने के बाद तिहाड़ जेल पहुंचता है, और विद इन 3 ईयर्स 2010 में मनु शर्मा के पिता एक 5 स्टार होटल हिल्टन को खरीद लेते हैं और उसका नाम रखते हैं पिकाडले, क्योंकि पिकाडले चैन के वो मालिक हैं। ये होटल बेसिकली खोला गया मनु शर्मा और तिहाड़ के स्टाफ की अय्याशी के लिए। मैं सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, आप इसको अपने हिसाब से फ्रेम कर लीजिएगा, अपने हिसाब से अंदाजा लगाइएगा। तो ये होटल खोला गया था तिहाड़ के स्टाफ और मनु शर्मा की अय्याशी के लिए। इस होटल में तिहाड़ के स्टाफ के 85 बच्चे और रिलेटिव, उनको नौकरियां दी गई। तिहाड़ के स्टाफ के जो फंक्शंस होते हैं, शादी, बर्थडे पार्टी या वीआईपीज को ट्रीट करना, वो सब होटल पिकाडले में होता है। इवन तिहाड़ के डीजी और ऑफिशियल रैंक्स और मनु शर्मा का खाना पिकाडले से आता था। ये एनएचआरसी की टीम ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में लिखा था कि जब वो सर्वे करने पहुंचे थे तिहाड़ का, तो मनु शर्मा डीजी ऑफिस में बैठकर डीजी साहब के साथ लंच कर रहा था। एनएचआरसी की टीम ने यहां तक कहा था कि मनु शर्मा की जब सेल में हम पहुंचे थे तो मनु शर्मा की सेल किसी स्टूडियो अपार्टमेंट से कम नहीं थी। ऐसा कोई ऐशो आराम का सामान नहीं था जो उस सेल में मौजूद ना हो। और तो और मनु शर्मा वहीं से बैठे बैठे किसी भी स्टाफ का ट्रांसफ़र या तिहाड़ के स्टाफ के किसी बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन वहीं से बैठे बैठे करा देता था। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये तिहाड़ जेल के लीगल ऑफिसर जेलर रहे सुनील गुप्ता जी, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है द ब्लैक वारंट में, पढ़ लीजिएगा। इन ऑब्लिगेशंस के बाद तिहाड़ मनु शर्मा की जो अर्जी है सज़ा खत्म होने की 14 वर्ष पूरे होते ही वो एसआरबी, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, सज़ा समीक्षा बोर्ड को भेजनी शुरू कर देता है। 5 बार ये जो अर्जी थी रिजेक्ट होती है, लेकिन 6ठी बार ये अर्जी मान ली जाती है। सत्येंद्र जैन, होम मिनिस्टर दिल्ली, इसको अप्रूव करते हैं, उनकी अपनी अध्यक्षता वाली टीम के साथ इसको अप्रूव करते हैं और इसको भेज देते हैं एलजी बैजाल साहब के पास। इस बार बैजाल साहब भी इसको एडमिट कर इस पर मनु शर्मा की रिहाई पर मोहर लगा देते हैं। मोहर लगते ही मनु शर्मा 1 जून 2020 को कुल 17 साल 3 महीने काट कर
जेल से रिहा हो जाते हैं, सज़ा ख़त्म हो जाती है उनको। मनु शर्मा ने कुल अपने 17 साल 3 महीने में 4 साल ड्यूरिंग ट्रायल काटे थे, और बाकी के सज़ा सेंटेंस होने के बाद 13 साल 3 महीने। तिहाड़ के रिकॉर्ड के हिसाब से मनु शर्मा ने रिकॉर्ड फरलो और पैरोल लिए हैं, उसको मिली हैं। इवन जब वो रिहा हुआ है कोर्ट, जब उसकी सज़ा ख़त्म हुई है कोर्ट से, तब भी वो पैरोल पे था। और लास्ट में तो मनु को ओपन जेल का कैदी बना दिया गया था। ओपन जेल का कैदी मतलब कि आप सूरज निकलने के बाद कहीं भी जाइए और सूरज ढलने से पहले जेल आ जाइए। अब आप सोचिए कि क्या देश के हर कैदी के साथ ऐसा होता है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उन कैदियों को भी मनु शर्मा जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन नहीं है, एक टीस है कि कानून है सबके लिए एक, लेकिन जनता से परे इसको अमीर और गरीब में बांट दिया जाता है। हजारों और लाखों कैदी जेलों में सड़ रहे हैं। इवन 50% तो उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन सुधारात्मक सिद्धांत के नाम पर वो विकलांग सिस्टम की मार झेल रहे हैं। उनकी सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई होती है सिर्फ मनु शर्मा जैसे कैदियों की। तो ये थी मनु शर्मा की कहानी। सर, जय हिंद, जय भारत।